Hello, all of you. How are you all? All are good. Okay, now today we are going to revise our SA-1 syllabus of class 9 science. Okay, now आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे या रिवाइज करेंगे किस तरह से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा, जैसे एमसीक्यू है, फिलअप्स है, वेरी शॉर्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। The first multiple choice question is, which state of matter has a definite shape and volume? कौन सा state of matter जिसकी definite shape and volume है? What is the answer? Solid, liquid, gas and plasma. So what is the answer? Solid. Solid have a definite shape and volume. Now, next, the process of a solid changing directly into a gas is called. अब यहाँ पर क्या है? Solid किसमें चेंज हो रहा है? डायरेक्टली इनटू गैस, मतलब यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेट लिक्विड, जो सॉलिड आफ्टर दैट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, देन इट कन्वर्ट इनटू द गैस। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट स्टेट है लिक्विड, वो नहीं आ रही है, डायरेक्ट सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है? गैस में। तो इट इज नोन एज द मेल्टिंग, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन या कंडेंसेशन। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो दिस इज नोन एज द sublimation. Okay, now the next question is, the law of constant proportion was given by, कि जो constant proportion का जो law है वो किसने दिया था? तो this is given by, आपके यहाँ पर ऑप्शन है डॉल्टन, फोरेस्ट या लेवेसियर या बर्जिलियस। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। दिस इज द साइंटिस्ट जिन्होंने कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला जो लॉ था वो दिया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सेल? लिविंग सेल का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इनर्टनेस या मेटाबॉलिज्म। तो ग्रोथ भी होती है लिविंग सेल में, रिप्रोडक्शन भी होता है लिविंग सेल में, और मेटाबॉलिज्म भी होता है लिविंग सेल में। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो यहाँ पर कौन सा है कि जो उनमें नहीं होता, लिविंग सेल के अंदर जो वो अपना शो नहीं करते हैं? तो दिस इज द ऑप्शन सी, कि बाकी उनमें ग्रोथ भी होगी, रिप्रोडक्शन भी होगा और मेटाबॉलिज्म भी होगा। Okay, now the next question, the cell theory was proposed by, cell theory किसने दी थी? शिल्डन एंड श्वाल, विर्चॉव या ऑल ऑफ दिस? किसने दी थी? तो जो सेल थ्योरी है सबसे पहले किसने दी थी? शिल्डन एंड श्वाल ने। व्हाट इज द सेल थ्योरी? न्यू सेल अराइव्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये हमारी सेल थ्योरी है कि जो न्यू सेल है वो किससे होती है? अराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। ओके, अब ये किसने दिया था? शिल्डन एंड शॉन ने दिया था, और उसके बाद विर्चॉव ने इसे और आगे एक्सप्लोर किया था। ओके, तो नाउ व्हाट इज द आंसर? ऑल ऑफ द अबव, दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट या बिकम्स जीरो? तो क्या है हमारा क्वेश्चन कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी क्या होगी? स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या रिमेन कांस्टेंट होगी या फिर वो जीरो हो जाएगी? तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो क्या होगी? रिमेन कांस्टेंट। तो उसकी स्पीड क्या रहेगी? एकदम कांस्टेंट रहेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन, जूल, वॉट या पास्कल? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? दिस इज द न्यूटन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट है, ए फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन, बी every action has an equal and opposite action, C an object at rest stay at rest या none of these? तो इसके अंदर कि क्या है? What is the third law of motion?
कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। तो क्या है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि एवरी एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट क्या होती है, रिएक्शन होती है। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है कि जो भी हम कोई एक्शन कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन होगी। ओके, नाउ next, the value of acceleration due to gravity on earth is approximately 9.8 meter per second square, 10 meter per second square, 8.9 meter per second square या 6.67 into 10 to the power minus 11 meter per second square। तो यहाँ पर हमें क्या है, acceleration due to gravity, तो what is the right answer, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ द फोर्स दैट कीप्स प्लैनेट इन देयर ऑर्बिट, कौन सा फोर्स है जो प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट में रखता है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स, कि कौन सा फोर्स है जिसकी ड्यू टू दिस फोर्स की प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट। तो क्या होगा, व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑर्बिट क्या करते हैं, अपनी ही प्लैनेट अपनी ही उसके अंदर मूव करते रहते हैं ऑर्बिट्स में। जो प्लैनेट है वो क्या करेंगे, अपनी ही ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट, which of the following substance can exist in all three state of matter at ordinary temperature। तो ऐसा कौन सा इसके अंदर मैटर है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट में, तीनों स्टेट मतलब थ्री स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसके अंदर ऑर्डिनरी टेम्परेचर में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वाटर, आयरन, ऑक्सीजन या फिर गोल्ड। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए वाटर। वाटर आपके सॉलिड में भी मिलेगा, लिक्विड में भी मिलेगा और गैस में भी मिलेगा। सॉलिड एज अ फॉर्म आइस, ठीक है, लिक्विड लिक्विड में होता है और उसके बाद आपकी गैस में भी वो वेपर के फॉर्म में मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। अब सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है, कि कितने एटम्स प्रेजेंट है, कि हाउ मेनी एटम्स, कौन कौन से एटम इसमें प्रेजेंट है। एक तो हमारे पास है हाइड्रोजन और एक हमारे पास है ऑक्सीजन। क्या क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हैं हाइड्रोजन के एटम, 2, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1। ये जो नीचे यहाँ पर 2 लिखा है, ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन के नीचे नंबर कोई नहीं है, तो इट मींस ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। ओके, तो नाउ टोटल कितने हो गए हमारे पास, कितने हो गए, 2 + 1 3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर अगर हम द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स में एटम्स की बात करें तो कितने एटम हो गए हमारे पास, 2 + 1 मतलब 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। इसी तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम CCl4 लें तो हाउ मेनी कार्बन मॉलिक्यूल 1 है और क्लोरीन के कितने हैं, 4। तो अगर मैं CCl4 में एटम्स की बात करूं तो CCl4 के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर आपके प्रेजेंट हो जाएंगे 5 एटम्स। ठीक है, तो अगर हमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की फाइंड आउट करनी है तो हमें उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करके फिर उनको ऐड करेंगे तो हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स की हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर H2O में कितने हो गए, 3 एटम्स प्रेजेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organelle is known as the powerhouse of the cell। इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल पावर हाउस ऑफ द सेल, किसे कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। what is the right answer, option B, mitochondria। why mitochondria is known as the powerhouse of the cell, because it have its own
इसके अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A body is moving with a constant acceleration. Its velocity time graph is represent कि इसके अंदर की जो बॉडी है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से क्या कर रही है, मूव कर रही है. ठीक है, और हमने क्या शो किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एक तरफ हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, वेलोसिटी, और एक तरफ हमने क्या रिप्रेजेंट किया, टाइम. तो टाइम ग्राफ इज क्या होगा कि अगर कांस्टेंट स्पीड से एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है, हमने ग्राफ प्लॉट किया है. ठीक है, एक तरफ हमने वेलोसिटी लिखी है, एक तरफ हमने टाइम लिखा है. तो क्या शो करेगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल या फिर हाइपरबोला. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मूविंग है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में अगर हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ, तो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी. ठीक है, तो टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी इज, कि जब हम उसको अपवर्ड थ्रो करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में हमने थ्रो किया है, तब इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम 0 इक्वल टू जी या नेगेटिव. तो जब हम किसी चीज को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो वो वापस कहाँ आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी. तो एक हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. तभी तो वो वापस नीचे आना स्टार्ट करेगी. तो यहाँ पर अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी, 0. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स वेट, इनर्शिया, वॉल्यूम या डेंसिटी. तो किससे हम मेजर करते हैं, व्हाट इज द राइट आंसर, इनर्शिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड. अब इसमें से हमें ये बताना है कि कौन कंपाउंड है. ऑक्सीजन, H2O वाटर मॉलिक्यूल, सोडियम या फिर हीलियम. अब इसमें देखो कि कंपाउंड, अगर हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड में क्या होता है, मोर देन वन एलिमेंट. एलिमेंट बहुत सारे होते हैं. ऑक्सीजन, दिस इज ओनली वन एलिमेंट, कि भाई ऑक्सीजन में 2 एटम्स प्रेजेंट है, पर ऑक्सीजन सिंपल है, एलिमेंट सिर्फ ऑक्सीजन है. सोडियम सिंपल ऑक्सीजन एलिमेंट है. हीलियम वन एलिमेंट है. बट अगर हम H2O की बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट्स है, वन इज हाइड्रोजन एंड द सेकंड वन इज ऑक्सीजन. तो यहाँ पर हमारा क्या है कि कंपाउंड, व्हाट इज द कंपाउंड, मोर देन वन एलिमेंट्स व्हेन इंक्लूड in a substance, so this substance is known as the compound. तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो दिस इज द कंपाउंड. तो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, दिस इज द राइट आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. The cell wall in plant cell is primarily made up of, कि वो किसकी बनी हुई है, सेल वॉल इन प्लांट सेल. प्लांट सेल में से जो प्लांट सेल है उनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है वो बनी हुई है प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड. तो व्हाट इज द राइट आंसर, सेलुलोज. किसकी बनी हुई है वो, सेलुलोज की. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू ma, F equals to G m1 upon m1 multiply by m2 upon r2, F equals to mg या फिर F equals to qe. तो what is the right answer, क्या है ग्रेविटेशनल क्या फॉर्मूला हमारा, F equals to G m1 multiply m2 upon r2 square. Okay, now the next is la कि which of the following statement is correct about the particle नेचर ऑफ मैटर, कि इनमें से कि क्या है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पार्टिकल ऑफ नेचर ऑफ मैटर. मैटर के पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट सही है. पार्टिकल्स आर स्टेशनरी, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, particles are visible to the naked eye. So what is the right answer, particles have space between them. तो हमारा क्या होगा,
Option B, this is the right answer. Now the next question, these are fill in the blanks. Okay, now the first is the boiling point of water at sea level is, क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. अगर हम सी लेवल पे भी बात करें तो दिस इज द 100 डिग्री सेल्सियस. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट क्या कहलाती है, एटम. This is known as the atom. Okay, now third is the process by which plants make their own food. Which is the process? This process is known as the photosynthesis. Okay, now the next question is the scientist who discovered the nucleus of an atom is, किसने nucleus of atom discovered किया था? The name of the scientist is Rutherford. ओके, ये हमारे सारे क्या हैं, फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ is a group of cells that work together to perform a specific function. Group of cell क्या किसे कहते हैं? Group of cell is known as the tissue. Okay, this is known as the tissue. Now the next question is the rate of change of velocity is called. अब यहाँ पर change of velocity, velocity में change, this is known as the acceleration. इसे हम क्या कहेंगे? Acceleration. Okay, now the next question is Newton's first law of motion is also known as the, first law of motion को हम और क्या कहते हैं? Law of inertia. क्या कहेंगे हम? लॉ ऑफ इनर्शिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल. The weight of an object is the force with which it is attracted towards the, weight of an object is the force, weight क्या है? Object is the force with which it attract towards the, किसकी तरफ attract हो रहा है? अर्थ की तरफ. Attract towards the earth. Okay, now the value of G, universal gravitational constant is, ये वैल्यू हमें हमेशा लर्न रखनी है अगर न्यूमेरिकल्स में गिवन हो या नहीं हो. तो दिस इज द 6.67 मल्टीप्लाई 10 to the power -11. Okay, now Newton meter square kilogram square. Okay, now the process of conversion of liquid into a gas at any temperature is called, कि क्या है? The process of conversion of a liquid, liquid को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? गैस में. कि एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर में, तो इसको हम क्या कहेंगे? इवेपोरेशन. क्या हमारा आ जाएगा? इवेपोरेशन. Okay, now the next is the number of molecules in 18 gram of water is, अब हमारे पास the number of molecules in 18 gram of water is, कितने number of molecules होंगे? 18 gram of water is, तो कितने होंगे? 1 molecule. Okay, now the next is the cell membrane in composed of a, cell membrane किसकी बनी होती है? Phospholipid bilayer. Okay, a body moving in a circular path with constant speed has a acceleration. तो moving in a circular path में तो क्या होगा? This is the centripetal. Okay, the force acting on a body is directly proportional to its when the mass is constant. So directly proportional to its acceleration. Okay,
when the mass is constant. ओके, नाउ ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए. नाउ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. अब हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में द फर्स्ट इज डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो लेटेंट हीट क्या होती है? बेसिकली लेटेंट है, दिस इज द हिडन हीट. इसको हम और क्या कहते हैं? हिडन हीट. क्या होती है ये हमारी लेटेंट हीट? हिडन हीट होती है, जिसके अंदर अगर जब कोई बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हमने किसी वाटर को बॉईल किया है, तो उसमें जब वो रूम टेम्परेचर से बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो टेम्परेचर होता है, कि जैसे हमने किसी को हमने बॉईल करने के लिए रखा लिक्विड को, तो वो स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है जब जिसमें वो अपनी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है, तो उसके बीच की जो टाइम पीरियड होती है, दिस इज नोन एज द लेटेंट हीट. तो वो हम क्या जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. कि जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा बॉइलिंग पॉइंट, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या? 100 डिग्री सेल्सियस. तो बट उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड मॉलिक्यूल. अब एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? एटम, अगर हम एटम की बात करें तो एटम दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. एटम क्या है हमारी? अगर हम एटम को कह रहे हैं तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. क्या कह रहे हैं हम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ठीक है, ये क्या है? किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ठीक है. एंड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ एटम. ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम. जैसे हमने बात करी थी कि अगर जैसे हमने H2O देखा था, ठीक है, H2O क्या था? मॉलिक्यूल था, क्योंकि उसमें कितने क्या क्या प्रेजेंट थे? ग्रुप ऑफ एटम की वन, एटम नंबर 1 एंड एटम नंबर 2. तो यहाँ पे क्या हो गया? ग्रुप ऑफ एटम. तो इसको हमने H2O को क्या कहा? हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल. अब यहाँ पर अगर हम सिंपल हाइड्रोजन की बात करें तो दिस इज द एटम, कि कितने एटम प्रेजेंट है. तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज एटम एंड द ग्रुप ऑफ एटम इज molecule. Okay, now next question, कि name two cell, name two organelles found only in plant cell. प्लांट सेल में ही ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. ऐसे कौन से दो ऑर्गेनल्स हैं जो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं? दिस इज क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ऑलवेज प्रेजेंट इनटू द एनिमल सेल. एंड द सेकंड वन इज सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में. और क्लोरोप्लास्ट भी कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में. Why, what does the slope of distance time graph represent? किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड को. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज इन वन सेंटेंस. अगर हमें वन सेंटेंस के अंदर की मोशन, लॉ ऑफ मोशन को हमें बताना है, तो हम क्या बताएंगे? फोर्स इक्वल्स टू मास अपॉन मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन. ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा? F इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय a. ठीक है, तो m a, तो क्या हो जाएगा हमारा? F इक्वल्स टू m a. ठीक है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट प्रेशर? प्रेशर का क्या फॉर्मूला है? P इक्वल्स टू F अपॉन A. ओके, और इसके अंदर क्या होगा? एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो एरिया कम होगा. ओके, डिफाइन रिलेटिव डेंसिटी. तो रिलेटिव डेंसिटी है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कि किसकी डेंसिटी है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, तो किसकी हम डेंसिटी बता रहे हैं? डेंसिटी, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. ओके, क्या है? रेशो. अगर हम इसमें बात करें कि रेशो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, कि यहाँ में हमें क्या बताना है? रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव क्या है? तो रेशो ऑफ अ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस
to the density of water. Okay, रेशियो भी लिख लो. Okay, now next is what is the significance of the universal law of gravitation. तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि मून है, प्लैनेट्स हैं, जो भी अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो अपने प्लैनेट है अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, नाउ the next is name the three subatomic particles of atom. Three subatomic particles कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. तो कौन कौन से हो गए हमारे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. What is the effect increased temperature on the rate of evaporation? तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. Okay, now the next question is a girl while riding a bicycle moves with the speed of 10 kilometer for 2 hours and with the speed of 15 kilometer in the next 2 hours. Find the total distance moved by her and her average speed. तो हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है कि अ गर्ल while riding a bicycle, एक गर्ल है वो राइड कर रही है बाइसिकल पे विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, हमारे पास स्पीड गिवन है. ठीक है, क्या गिवन है? हमारे पास स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स. तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास कि क्या गिवन है. T1 हमारे पास कितना है? 2 आवर्स के लिए है. ठीक है, और क्या था हमारा V? क्या था हमारा? 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, नाउ अब विद स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर नेक्स्ट 2 आवर्स. तो नेक्स्ट 2 आवर्स मतलब कि नेक्स्ट टू सब्सिक्वेंटली. तो यहाँ पर हमारा T2 आ जाएगा नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए. तो यहाँ हम सब्सिक्वेंटली 2 आवर्स, तो मतलब कोई वैसे नहीं है, तो यहाँ पर हम 3 भी ले सकते हैं सब्सिक्वेंटली 2 आवर्स. और V क्या हमारा? 15 किलोमीटर पर आवर. तो अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम S1 फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर हमने लिख दिया है S, यहाँ पे हमारे पास T1 V1 कर दिया इसको हमने, और इसको हमने कर दिया T2 V2. अब हम सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे S1. S1 इक्वल्स टू V1 मल्टीप्लाई T1. ठीक है, ओके. V1 हमारा कितना है? 10 किलोमीटर, और हमारे पास टाइम कितना है? 2 आवर्स. ओके, तो ये कितना हो गया हमारा? 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमारा T2 क्या है? सब्सिक्वेंटली टाइम है. ठीक है, दिस इज द 3 आवर्स. और V2 हमारा क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे S2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? V2 मल्टीप्लाई बाय T2. ओके, तो इक्वल्स टू V2 हमारा क्या हो गया? 15, और मल्टीप्लाई हमारा T2 टाइम क्या है? 3. तो ये हो गया हमारा 45 किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है? ये तो हमने फाइंड आउट कर ली डिस्टेंस. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है? हमारे क्वेश्चन में क्या था कि अब हमें फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड. ठीक है, नाउ अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे इक्वल्स टू कि हमारे कितना हो? हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा एक हमारा था 20 प्लस 45, और हमारा T1 कितना है? 2 प्लस 3. ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल 65 अपॉन 3. ओके, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट इज द आंसर? 13 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो इस तरीके से हम उसकी एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज it required to increase the velocity of a scooter of mass 90 kilogram
from 5 to 25 meter per second in 2 seconds. Calculate the force required. ठीक है कि अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड. अब हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या क्या है, मास ऑफ स्कूटर, ठीक है, तो हमने m लिख लिया 90 किलोग्राम. ठीक है, उसके बाद हमें फ्रॉम 5 टू 25 यानी u इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी. तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड और v इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है कि और टाइम भी गिवन है हमारे पास, टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड. अब टाइम भी गिवन है तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फोर्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो उससे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एक्सीलरेशन, क्योंकि m इक्वल्स टू एम ए होता है. तो m तो है हमारे पास, a नहीं है, तो सबसे पहले हम a फाइंड आउट करेंगे. तो a क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u अपॉन t. ओके, 25 माइनस 5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है. तो F इक्वल्स टू एम ए, m हमारा क्या है 90 और a हमारा क्या है 10, तो कितना हो जाएगा 900 न्यूटन. ओके, तो व्हाट इज द आंसर, 900 न्यूटन. नाउ the next question is calculate the force of gravitation due to child of mass 25 kg on is mother of mass 75 kg if the distance between their centers is 1 meter from each other. Give g हमें given है 20/3 multiply 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर. ओके, तो इसके अंदर नाउ तो अब हम सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास जो चीज गिवन है कि मतलब इसके अंदर चाइल्ड का मास गिवन है और उसकी मदर का मास गिवन है. ठीक है, तो चाइल्ड का मास हमारा कितना गिवन है 25 kg, तो हम इसको कर लेंगे m1 इक्वल्स टू 25 kg. ठीक है, और m2 कितना गिवन है हमारे पास 75 kg, तो ये हमारा हो गया m2 इक्वल्स टू 75 kg. ठीक है, अब इसके अंदर डिस्टेंस भी गिवन है d इक्वल्स टू 1 मीटर, दोनों के बीच के सेंटर डिस्टेंस दी हुई थी ना, d इक्वल्स टू 1 मीटर, और हमें एक g भी गिवन है, g इक्वल्स टू 20/3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 11. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 11. ठीक है, नाउ अब हमारा फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू G m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन d स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर हम g की वैल्यू रख देंगे, हमारी क्या है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 11. m हमारा क्या है 25, सेकेंड m हमारा क्या है 75 अपॉन डिस्टेंस हमारी कितनी है 1, तो ये 1 का स्क्वायर. ओके, नाउ अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 6.67 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन 1 स्क्वायर और यहाँ पे लास्ट में 10 टू द पावर माइनस 11 कर देंगे. ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 6.67 25 मल्टीप्लाई बाय 75, तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली 12500 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 11 है. ओके, नाउ अब इसके अंदर अब या तो हम आंसर यू भी कर सकते हैं या फिर इसके अंदर हम 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 7 भी कर सकते हैं न्यूटन. वो कैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया 1 2 3 4 के आगे पॉइंट लगा दिया, तो ये हमने कर दिया 10 टू द पावर माइनस 11 माइनस 10 टू द पावर 4. ठीक है, तो वो 4 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे के पास क्या आ गया 10 टू द पावर माइनस 7 और पॉइंट कहाँ लग गया 1.25. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन व्हाई डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे. तो डेजर्ट कूलर कैसे बेटर करता है कि हॉट ड्राई बिकम्स इवेपोरेशन, अकर्स क्विकली, ड्राई कंडीशन, इंक्रीज द कूलिंग इफेक्ट्स,
लो ह्यूमिडिटी, मोर वाटर इवेपोरेशन को करता है। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है कि जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोट जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अंदर हमारे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, थिन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सराउंडिंग द सेल, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स की बनी हुई होती है, रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस का ये फंक्शन है, प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, फैसिलिटेटिंग द सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विथ अ सुटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करना है। तो इसके अंदर क्या है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो क्रिएट किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो द टोटल मास बिफोर आफ्टर रिएक्शन इज सेम, कि जब हम 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट करती है 32 ग्राम ऑफ इससे ऑक्सीजन से, तो कितना होता है 44 ग्राम। तो जो रिएक्शन के पहले अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा 44, और रिएक्शन के बाद भी कितना है 44। ओके, तो इसका मतलब कि बिफोर और आफ्टर दोनों क्या रहता है, सेम। नाउ नेक्स्ट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन अंडरस्टैंडिंग प्लैनेटरी मोशन। तो इसके अंदर सर्कुलर क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग प्लैनेटरी मोशन के अंदर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि क्या होता है, व्हाई प्लैनेट ऑर्बिट सन इन इपिथिकल पाथ, क्यों घूमते हैं ये हमें बताती है। हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड प्लैनेट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ देयर ऑर्बिट। ये चीजें सब हमें किसके थ्रू पता चलती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। ये किसमें हेल्प करती है, प्रिडिक्ट द मोशन ऑफ कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इन सब के मूवमेंट्स को हमें कौन बताती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ लॉन्ग, अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आपके सबसे पहले एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर विथ एग्जांपल्स एंड डिस्क्राइब हाउ इंटर पार्टिकल फोर्सेस अफेक्ट दीज स्टेट। तो इसके अंदर हमें ये बताना है कि किस तरह से डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है और किस तरह से वो इंटर पार्टिकल फोर्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं, फिक्स्ड शेप है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। लिक्विड के अंदर क्लोज है बट कैन मूव कर सकते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम है बट शेप फिक्स्ड नहीं है। गैस के अंदर पार्टिकल्स आर फार दूर होते हैं, नाइदर फिक्स्ड शेप और नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ना तो फिक्स्ड शेप है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है। ओके, नाउ और इंटर पार्टिकल फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, वीकर इन लिक्विड, लिक्विड में कम, एंड वीकेस्ट इन गैस, गैस में और भी कम। ठीक है, और स्ट्रॉन्गर फोर्स की पार्टिकल्स टाइटली बाउंड, जहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो उनको टाइटली बाउंड रखते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंसी इन केमिकल रिएक्शन। तो अगर हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताना है तो उसके अंदर किस किस से है, न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, और उसके चारों ओर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स, जो उसके चारों ओर रिवॉल्विंग घूम रहे हैं। तो दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग अरेंज होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शेल, KLMN। According to the Afubla principle, with a maximum of 2n square electrons in the particular shell, कि nth shell, कि एक particular shell के अंदर कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2n स्क्वायर फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट
determined by the number of electrons in the outermost shell is not significant in chemical reaction. ये हम किस तरह से वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं ये हमने अच्छे से समझा है कि जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं या तो वो रिमूव किए जाते हैं या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं. अगर रिमूव करेंगे तो नेगेटिव चार्ज और अगर गेन करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज. कि अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज और हम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या करती है, रिलीज करती है, तो इस पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज. क्लोरीन के 7 होते हैं, वो क्या करती है, गेन करती है, तो उस पे क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज. ओके, नाउ तो ये इस तरह से हमने ये सारे की शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, ये सारे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व भी किए हैं. नाउ द लास्ट वन इज, यहाँ पर आपके पास कि स्फीयर ऑफ मास 40 kg अट्रैक्ट बाय सेकंड स्फीयर ऑफ मास 15 kg व्हेन देयर सेंटर्स आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट विद द फोर्स ऑफ 0.1 मिलीग्राम वेट. तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, जैसे m1 है हमारा 40 किलोग्राम, ठीक है, और जो m2 है हमारा दिस इज द 15 किलोग्राम. ठीक है, और अब हमें क्या निकालनी है, रेडियस. सर्कुलर स्फीयर है ना, तो रेडियस हमारी कितनी है, 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो उसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 2 × 10⁻⁻1 मीटर. अब यहाँ पर हमारे क्या है, 0.1 मिलीग्राम वेट. तो 0.1 मिलीग्राम वेट को अगर हम कन्वर्ट करें ग्राम वेट के अंदर, तो दिस इज 0.1 × 10⁻³ ग्राम में, और इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻⁴ × 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा. ठीक है, और अगर 1 किलोग्राम में कितना होता है, 9.8, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 9.8 × 10⁻⁷ कि यहाँ पर हो गया हमारा 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए ना, तो ये हो गया हमारा 10⁻⁷. ओके, नाउ अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू, तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स 9.8 × 10⁻⁴ है. F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फोर्स क्या हो गया, 9.8 × 10⁻⁷ इक्वल्स टू, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, G फाइंड आउट करना है, और हमें m1 क्या गिवन है, 40 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हमारा m2 क्या है, 15 अपॉन 0.04. हमारा ये क्या है, तो ये निकाला ना रेडियस, तो ये हो गई हमारी r स्क्वायर 0.04. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ इक्वल्स टू, और 40 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 600G. ठीक है, अभी तो ये मल्टीप्लाई है 600G. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, G इक्वल्स टू, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, G. तो जब हम ये हमारा हो जाएगा 3.92 इंटू, यहाँ पर एक सेकेंड हम ये कर सकते हैं इसको, तो अगर हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आ जाएगा 3.92 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, और ये हो गया हमारा 600G. ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, G. ठीक है, तो G फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करके इसको नीचे चला जाएगा, ये हमारा 3.92 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ अपॉन 600 हो जाएगा. ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6.53 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑन किलोग्राम स्क्वायर. ओके, तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ थैंक यू. आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा न्यूमेरिकल्स की, और इन जो क्लास के अंदर जो और हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे उनकी भी प्रैक्टिस करिएगा. थैंक यू.